हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारा 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर बच्चों हम भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति को पढ़ रहे थे कि जो स्थिति है वो क्या है और किस प्रकार है। और सबसे बड़ी आपकी हमने जो पढ़ा था कि आपका मानव पूंजी निर्माण में दो परिसंपत्ति हमने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पढ़ी थी। उसमें था आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य। इन दोनों को हम लोग आपका देख चुके थे कि स्वास्थ्य और शिक्षा किस प्रकार आपका मानव पूंजी बनने में सबसे बड़ी सहायक होता है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो कोई व्यक्ति मानव पूंजी नहीं बन पाता। उसके कितने कारण इफेक्ट्स हमें आपके देखने को मिलते हैं। हमने पिछले अपने लेक्चरों में इसका हम अध्ययन अपना कर चुके हैं। अब इससे आगे देखेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो आपका मानव पूंजी निर्माण स्थिति है वो कैसी बनी हुई है। हम उसकी समीक्षा कर रहे थे। उस समीक्षा पर जहाँ से हमारा छूट गया था हम उससे आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। और मैं सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि अपनी किताब कॉपी पेंसिल लेकर आप लोग बैठ गए होंगे। जहाँ भी आपको नोट डाउन करना है, आपको लिखना है, आपको अंडरलाइन करना है, आप प्लीज साथ साथ अपने करते चलिए। ध्यान देंगे आप लोग सब डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर के माध्यम से हम लोग यही आपका देख रहे थे कि जो हमारा चैप्टर में कौन कौन सा चीज हम लोग आपका बच्चों हम आपका पढ़ चुके हैं। तो ये पिछला ऐसा चैप्टर रहा था कि हमने शिक्षा परिषद के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपकी शिक्षा को आपका लेकर कार्य कर रही हैं, कौन से ऐसे मंत्रालय हैं जो हेल्थ फैसिलिटी को इत्यादि को लेकर अपना काम कर रही हैं। ये सब चीजें हम लोग आपका अपने पिछले लेक्चर में हम लोग आपका पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या शुरू करना है? अब देखिए, अब हम थोड़ा सा मैं हंसी आपको शुरू कर देता हूँ कि इसमें देखा था कि जो एक बहुत बड़ी ऐसी जनसंख्या है हमारे आपका देश के अंतर्गत जो आपका शिक्षा और स्वास्थ्य का बाहर जो है अच्छे से वहन आपका नहीं कर पाती है। उसके हमने बहुत सारे कारण के रूप में हमने फैक्टर पढ़े, वो हमने देखा। अब उससे आगे जहां से हमारा चैप्टर आपका छूट गया था, ध्यान दीजिए। जब बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को नागरिकों का अधिकार मान लिया है। कह रहे कि जब बुनियादी शिक्षा मतलब बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ को क्या माना गया है बच्चों? ध्यान दीजिए, मुझे इसे क्या माना गया है? जो हमारे नागरिक हैं बच्चों, देखिए नागरिक का मतलब है हम लोग, और हमारा क्या माना गया है? इसको अधिकार माना गया है। क्या अधिकार है कि हमारा कि हमें बेसिक एजुकेशन भी मिलेगी और बेसिक हेल्थ फैसिलिटी भी हमें मिलेगी। ये हमारा अधिकार है। क्लियर है बच्चों? तो यह क्या है? अनिवार्य है। अब अगर अधिकार हो गया है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा बच्चों? हमारा अधिकार है तो हमारा अनिवार्य होगा, ये हमें मिलेगा। क्लियर है कि सभी सुपात्र नागरिकों को विशेषकर सामाजिक दृष्टि से दलित रहे वर्गों को सरकार ये सुविधा निःशुल्क प्रदान कराती है। अब देखिए बच्चों, उसमें क्या कहा कि कुछ ऐसे बाप के नागरिक हैं, विशेषकर थोड़ी अपनी कैटेगरी बनाई है, ये सुख सुविधा मिलती है। लेकिन बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनको कुछ फी देनी पड़ती है, कुछ चार्ज देना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं जैसे कि आपके जो विशेषकर जो आपके बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो आपके विधवा हैं, या फिर ऐसा जो समाज से जो आपका पिछड़ा वर्ग है, उनको क्या है, ये सब सेवाएं आपके फ्री आपको मिलती हैं। क्या मिलती है बच्चों? निःशुल्क आपको प्राप्त होती है। बच्चों, निःशुल्क का मतलब है आपको उसके लिए कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ता, सरकार उसका सारा वहन करती है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं जहां कुछ परसेंटेज की मात्रा में आपका देना पड़ता है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब हम इससे आगे देखते हैं। 7% साक्षरता और भारतीयों की औसत उपलब्धियों में प्राप्त वृद्धि के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें पिछले कई वर्षों से अपने शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि क्या हो रही है? व्यय में वृद्धि आ रही है। अब देखिए, चाहे आपका राज्य हो, कौन हो बच्चों? आपका राज्य हो, चाहे आपका कौन हो बच्चों? आपका केंद्र हो, ये कंटिन्यूअस क्या कर रहे हैं? जो भी अपना बजट बनाते हैं उस बजट के अंतर्गत अपनी शिक्षा क्षेत्र में अपना पैसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो भी सरकार का बजट लॉट होता है उस बजट के अंतर्गत शिक्षा को फोकस कर रहे हैं कि हम क्या करें कि जितना हो सके हम अच्छी क्वालिटी एजुकेशन और लोगों को आपका प्रोवाइड हम लोग आपका दे चुके हैं, उनको प्रोवाइड करा सकें। ये सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अपना पिछले कई वर्षों से ये लगातार अपना काम कर रही है और अपना इस सेक्टर में खर्च में लगातार अपनी वृद्धि बच्चों कर रही है। तो इस चैप्टर के माध्यम से जो हमारी आपका यूनिट थी, हमने इसमें वो आपका देख रहे थे। और जैसे हमने देखा, स्वास्थ्य को हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर 8 होगा हम लोग उसमें पढ़ेंगे। इसमें फिलहाल हमें शिक्षा के बारे में पढ़ना है, उसके प्रचार प्रसार को हमें अच्छे से आपका देखना है, पढ़ना है। अब देखिए,
बच्चों इसी के साथ आप देखेंगे हमारी नई यूनिट आपकी शुरू हो रही है, और उस नई यूनिट का नाम जो है बच्चों वो क्या है, देखिए शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। की जो आपकी शिक्षा है और सार्वजनिक व्यय में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। जो हमारा बजट लॉट होता है उसमें हम किस प्रकार हम शिक्षा पर ज्यादा व्यय करें, ताकि जिससे क्या हो जाए, हमारी एजुकेशन क्वालिटी, इन सब चीजों पे आपकी अच्छी बढ़त हो जाए। बच्चों क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। 5 और 6 यूनिट चैप्टर के अंदर शुरू हो रही है। देखिए, क्या आप जानते हैं, इससे पूछा है, एक प्रश्न कर रहा है, क्या आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा पर कितना व्यय करती है? अब देखिए हमसे प्रश्न पूछा गया है, ये देखेंगे। अगर आप देखिए बच्चों, आप 11वीं क्लास में हैं, तो मैं जानता हूं कि आप इतनी नॉलेज आप लोग आपका रखते होंगे कि प्रतिवर्ष क्या होता है, हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या करती है, बजट लॉट करती है। बजट का मतलब है बच्चों, एक साल के अंतर्गत जो हमारे जितने भी विभाग हैं उनमें कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, कौन सी योजनाएं चलानी है, उसका पूरा एक साल का लेखा जोखा होता है। उसके माध्यम से जो हमारा शिक्षा विभाग है उसके लिए भी पैसा लॉट होता है, शिक्षा मंत्रालय के लिए। तो ये कह रहा है कि आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा के लिए कितना पैसा व्यय करती है? व्यय का मतलब खर्च करती है, उसमें लगाती है। क्या आप जानते हैं? तो बच्चों आप देखिए, जब आप इस चीज को आप जैसे आगे आगे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको इन सब चीजों को नॉलेज होना आपके शुरू हो जाएगी। बहुत से बच्चे ऐसे जो लोग जानते होंगे, शायद बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन हम सब लोग मिलकर सीखेंगे। क्लियर है? सरकार द्वारा किए गए, अब देखिए ये तो हमसे पूछ लिया, और साथ में क्या है, सरकार द्वारा किए गए व्यय पर, देखिए कह रहा है जो आपका सरकार ने जो आपके व्यय किए हैं शिक्षा पर कुल व्यय के अधिक सार्थक रूप से समझने के लिए हम इस व्यय को 2 प्रकार से व्यक्त करेंगे। अब देखिए कह रहे हैं कि सरकार ने क्या करा है, जो भी अपनी शिक्षा के लिए जो भी पैसा खर्च कर रही है उसको अच्छे से समझने के लिए, क्या कि एक अच्छा मीनिंग निकले, सार्थक हो, उसके लिए हमने 2 प्रकार में आपका डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें क्या कैटेगरी बनाई है, कुल सरकारी व्ययों में इसका प्रतिशत। पहले हम देखेंगे कि जितना भी आपका सरकारी व्यय खर्च है उसमें इसका क्या प्रतिशत है, उसका कितना परसेंटेज उसमें बना हुआ है। दूसरा बच्चों हम देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत, और दूसरा हम देख रहे हैं बच्चों क्या, सकल घरेलू उत्पाद मतलब बच्चों मैंने आपको बताया है जो आपकी जीडीपी है उस जीडीपी के अंदर इसका कितना परसेंटेज है, हमें ये इस सब के माध्यम से आपका देखना है। यानी कि पहला ऐसा हो गया जहां जो आपका सरकारी व्यय है, खर्च है, उसमें कितना प्रतिशत हो रहा है। दूसरा में क्या देखना है, सकल घरेलू उत्पाद में इसका परसेंटेज देखना है। किसका बच्चों? एजुकेशन का। हमें ये परसेंटेज हमें आपका देखना है। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे अपनी किताब कॉपी की तरफ। देखिए कुल सरकारी व्यय में, यानी कि जो टोटल आपका सरकारी खर्च होता है में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत सरकारी योजनाओं में शिक्षा के महत्व का सूचक है। देखिए ये कह रहा है जितना भी टोटल सरकारी बजट होता है, यानी जितना सरकार के लिए पैसा खर्च करती है, क्लियर है, वो भी किसमें, आपके शिक्षा में, प्रतिशत सरकारी योजनाओं में शिक्षा का महत्व का सूचक है। यानी कि जितनी भी ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जो शिक्षा के महत्व को बढ़ाती हैं, वो क्या है, उनके सूचक हैं, इंडिकेटर हैं कि ये लगातार क्या कर रहे हैं, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जितनी योजनाएं चल रही हैं या जो भी अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो सब किसके लिए हैं, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। तो वो उसके क्या है बच्चों, सूचक हैं, उसके इंडिकेटर्स हैं। आगे देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद में। अब देखिए जीडीपी की बात हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षणिक व्यय का प्रतिशत यह व्यक्त करता है। अब देखिए पहले तो हमने व्यय देख लिया, सबसे पहले जो कै वर्ग मिला था उसमें दिखाया है कि जो शिक्षा पर व्यय हो रहा है प्रतिशत में वो क्या है, सरकारी योजनाओं के महत्व का सूचक है, ये तो बता दिया। दूसरा हम जीडीपी में देख रहे थे, तो सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षणिक व्यय का प्रतिशत यह व्यक्त करता है कि व्यक्तियों की आय का कितना भाग देश की शैक्षणिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि बच्चों जीडीपी में हमें क्या दिखा रहा है, देखिए कि देश के व्यक्तियों की आय का कितना प्रतिशत शैक्षणिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कितना ऐसा पैसा है जो एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए लगता है या उसके लिए लॉट होता है, ये हमें बताया गया है। क्लियर हो गया? तो जो हमें दोनों आपका हम लोग 2 विषय में हम लोग पढ़ रहे थे अंतर करके, सरकारी व्यय में इसका प्रतिशत और दूसरा अब आपके जीडीपी में इसका परसेंटेज, इन दोनों को हमने देखा और इन दोनों की स्थिति को भी हम लोग आगे कंटिन्यूस देखेंगे। ध्यान दीजिए 1952 से 2014 के बीच
अब देखिए बच्चों, इसमें क्या बताया गया है, आप देखेंगे तो जो 1900 आपका 92 92 52 सॉरी बच्चों 52 से 2014 के बीच में कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर कह रहा है कि इसके बीच में शिक्षा पर अब खर्च की बात कर रहा है। खर्च कितना हुआ है, 7.92% से बढ़कर 15.7% हो गया है। यानी कि बच्चों आप देखिए 1952 से और 2014 यानी कि 14 तक आने में पहले ये परसेंटेज नंबर हमें मिलता था इस टाइम पीरियड में, लेकिन इस टाइम पीरियड तक आने पर इसका जो खर्च परसेंटेज है वो यहाँ बढ़ गया, यानी कि जस्ट डबल से डबल हो गया। क्या हो गया बच्चों, डबल। तो यानी कि ये हमें इंडिकेटर मिलता है, ये हमें सूचक मिलता है कि निरंतर क्या हो रहा है, हर साल बजट में शिक्षा का परसेंटेज आपका बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में, इसी प्रकार किसमें बच्चों, आपकी जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में इसकी प्रतिशत 0.64 से बढ़कर 4.13% हो गई है। कितने से बढ़कर, इतने से बढ़कर कितनी हो गई है, इतनी हो गई है। इस संपूर्ण समय अवधि में शैक्षणिक व्यय की वृद्धि समान नहीं रही है। अब देखिए कह रहा है कि जो ये परसेंटेज बढ़ा है आपका जीडीपी में, लेकिन जितना भी हमारा संपूर्ण हमने टाइम पीरियड जो लिया है और एजुकेशन में जो खर्च करने में, उसमें क्या रही है, ये अवधि समान नहीं रही है। इसमें अनियमितताएं रूप से उतार चढ़ाव आते रहे हैं। कह रहे कि ऐसा नहीं जितना कार्य हुआ बिल्कुल समान एक साथ पैसा आपका लौट हुआ है, एक साथ पैसा आपका भेजा गया, इसमें अनियमितता यानी कि कभी पैसा कम भी हुआ है तो कभी ज्यादा भी हुआ है, ये सारी ऐसी स्थिति इसमें आती रही है। यदि इस सरकारी व्यय के साथ हम व्यक्तियों के द्वारा किए गए निजी व्यय तथा परोपकारी के धर्मस्थ परोपकारी संस्थानों के शैक्षण व्यय को शामिल कर लें तो शिक्षा पर कुल व्यय और अधिक होना चाहिए। कह रहे कि जिस हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं, अगर हम अपने सारे जितने भी ये जो काम करते हैं खास करके धर्मार्थ वाले, अगर इन सब संस्थानों को जोड़ लें कि ये भी क्या करते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा व्यय कैसा होना चाहिए, और अधिक होना चाहिए। यानी कि अल्टीमेटली जो बात हो रही है वो आपका बजट को निरंतर बढ़ाने की बात हो रही है। किस क्षेत्र में बच्चों, तो एजुकेशन के सेक्टर में उसके निरंतर बढ़ाने की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप ये एक चित्र देखिए, आपको चित्र दिखाई देगा, इसमें शैक्षणिक आधारित संरचना में निवेश अपरिहार्य, कि आप जैसे कोई शैक्षणिक संस्थान है आप उसमें निवेश करेंगे, निवेश मतलब पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे आपका सरकारी हो या कोई आपका निजी हो, तो जितनी हम अच्छी सुख सुविधाएं उन्हें देंगे तो वो चीज हमें उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा एक दिन हमें आपका देखने के लिए मिलेगा। बच्चों क्लियर है? चलिए अब इससे आगे देखते हैं जहां हमारा चैप्टर रुका हुआ है। देखिए आप लोग, कुल शिक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है। कह रहा है कि जो शिक्षा है में जो खर्च है, जो व्यय है उसमें बच्चों देखिए कुल शिक्षा में उसका क्या है, एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि एक बहुत बड़ा भाग कहाँ खर्च होता है, प्राइमरी एजुकेशन पर, आपकी प्राथमिक शिक्षा पर खर्च हो जाता है। उच्चतर मतलब आपका तृतीयक शैक्षणिक संस्थान यानी कि उच्च शिक्षा के संस्थान जैसे महाविद्यालयों, बहुतकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों आदि पर होने वाला व्यय सबसे कम है। अब देखिए यानी कि जितना हमारा पैसा लॉट होता है बच्चों, जितना हमारा पैसा हम लोग एक बजट जो होता है, जितना पैसा उसके लिए मान लीजिए कि आपके एक साल के बजट के लिए सरकार ने 100 रुपए रखे। कितने रखे बच्चों? 100 रुपए। देखिए बहुत आसान मैं आपको ध्यान बता रहा हूँ, और इस 100 रुपए में से उनका ऐसा मानना है कि लगभग हमारे 60 रुपए से 70 रुपए कहाँ खर्च हो जाते हैं बच्चों, इस प्राइमरी एजुकेशन में, जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है इसमें खर्च हो जाते हैं। और बाकी जितना भी आपका पैसा बचा, आपका 30 से 40, ये आपका हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन का मतलब जो आपके उच्च संस्थान जैसे आपके विश्वविद्यालय हैं, आपके महाविद्यालय हैं, या कोई आपको टेक्नोलॉजी का कोर्स करना है, वहां पर कैसा हो रहा है, ये परसेंटेज कम है। और कम होने की वजह से क्या है, हमारे सामने जो एसेट बनने में प्रॉब्लम है, जो मानव कैपिटल जो हमें मिलना चाहिए, एक अच्छा रिसोर्सेस हमें संसाधन के रूप में मिलना चाहिए जिससे हमारा और उस व्यक्ति का तो देश का
और समाज को उसका लाभ मिले, तो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राइमरी एजुकेशन पर खर्च हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? प्राइमरी एजुकेशन पर उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपका खर्च हो जाता है। अब देखिए हम लोग इससे आगे देखते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे। यदि औसत रूप से सरकार उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है, कह रहे कि अगर एवरेज के रूप में बात करूं तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा का मतलब आप बीए कर रहे हैं, एमए मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, या कोई डॉक्टरेट कर रहे हैं, या फिर कोई अन्य टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें कैसा है, बहुत कम व्यय करती है उस पर। कैसा है, यानी कि खर्च कैसा है, कम है। किंतु प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक है। अब देखिए, ये तो हम सरकार की बात कर रहे थे कि सरकार क्या कर रही है, आपका व्यय कम कर रही है। लेकिन अगर हम ये कंपैरिजन स्टूडेंट पर करें, विद्यार्थियों पर, हम पर करें, तो हमारा जो पैसा है प्राइमरी एजुकेशन को प्राप्त करने में उसमें कम लगता है। जबकि यही चीज अगर हम लोग अपनी हायर एजुकेशन करते हैं तो उस टाइम सरकार से ना, बल्कि जो स्टूडेंट है उसका पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। क्या होता है, खर्च होता है। उसमें ये तो बताया गया, किंतु प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर भी है प्राथमिक शिक्षा की तुलना में क्या है बच्चों, अधिक है। कैसा है, अधिक है। इसका अर्थ यह नहीं कि वित्तीय संस्थानों को उच्चतर शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा की ओर कर दिया जाना चाहिए। अब कह रहा है कि उसका मतलब ये नहीं कि आप ये समझ लें कि स्टूडेंट का खर्चा ज्यादा हो रहा है सरकार से, तो हम ये नहीं कर सकते कि जो हमारे उच्च जो आपकी शिक्षा है उसे हम प्राथमिक शिक्षा की ओर आपके कर दें। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, उसका मीनिंग ये है बच्चों। क्लियर है? उनका मीनिंग ये है कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें आपका बताया गया है, जैसे जैसे हम विद्यालय शिक्षा का प्रसार करेंगे, यानी कि जैसे हमारी स्कूली एजुकेशन बढ़ेगी, जैसे हम स्कूली एजुकेशन को आपका बढ़ाएंगे, तो हमें उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों से प्रतिशत और अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। यानी कि जैसे जैसे हमारे प्राइमरी एजुकेशन बढ़ेंगे, यानी कि स्कूल शिक्षा बढ़ेगी, अगर बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे तो बच्चे कैसे होंगे, ज्यादा मात्रा में कॉलेज जाएंगे, और कॉलेज जाएंगे तो वहां कैसे होगी, और टीचरों की और शिक्षकों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। अतः शिक्षा के लिए सभी स्तर पर व्यय में वृद्धि करना चाहिए। यानी कि उसने फाइनली आपका रिजल्ट बताया है कि जो हम अपना सबसे बड़ा एजुकेशन का पार्ट आपके प्राथमिक शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें उच्च शिक्षा पर भी खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपनी प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करते हैं और जो बच्चे हम पास कर आगे हायर एजुकेशन के लिए भेजेंगे, तो वहां भी हमें शिक्षकों की या अन्य चीजों की आवश्यकता होगी। तो हमें वहां भी अपना क्या करना है, जो हमारा बजट है, जो हमारा व्यय है, उसको उस क्षेत्र में भी, यानी कि हायर एजुकेशन में भी बढ़ाना है। किसके साथ साथ, आपकी प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ। ये हमें इस चैप्टर के माध्यम से आपका हमें बताया गया है। अब देखिए आगे हम लोग इसमें थोड़ा सा बच्चों आपका देख लेते हैं कि वर्ष 2014-15 प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी होने वाले सार्वजनिक व्यय में राज्यों के बीच काफी अंतर है। आप देखिए, अब हर राज्य है हमारे यहाँ, अलग अलग राज्यों का क्या है, अपने यहाँ एजुकेशन में, आपके शिक्षा क्षेत्र में सब पैसा अलग अलग आपका लॉट करते हैं। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई किसी की तुलना में कम है। तो यानी कि जितने भी हमारे देश में आपका राज्य हैं, तो हर राज्य अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग खर्च करते हैं, अलग अलग उनके बीच। तो उससे कह रहा है कि उनके बीच में काफी अंतर है राज्यों के बीच में। जहां हिमाचल प्रदेश इसका उच्चतर, अब देखिए कह रहा है कि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, किसकी बात करें बच्चों, हिमाचल प्रदेश की, हमारे राज्य से लगा हुआ बिल्कुल आपका राज्य है, ठीक है। तो इसमें क्या है, उच्च स्तर पर, तो बच्चों इसमें देखा गया 34,651 रुपए खर्च करता है। कितना, 34,651 रुपए खर्च करता है। वहीं बिहार यह मात्रा कितना करता है बच्चों, 4,088 रुपए। अब आप देखिए कितना करता है बच्चों, 4,088 रुपए। यानी कि हिमाचल इससे कितना गुना अधिक खर्च कर रहा है उच्च स्तर पर, और जबकि बिहार का ये क्या है, ये बिहार का बहुत कम बजट है। तो यानी कि हमें राज्यों के अंतर्गत अपनी शिक्षा क्षेत्र में जो वो व्यय कर रहे हैं उसमें भी हमें एक बहुत बड़ा अंतर के रूप में हमें आपका दिखाई दे रहा है। क्लियर है बच्चों? और ये सब चीजें क्या करती हैं,
ये कहीं ना कहीं हमें उन विषमताओं को दिखाएंगी। इस प्रकार की विषमताओं के कारण ही विभिन्न राज्यों में शिक्षा के अवसर और शैक्षणिक उपलब्धियों के स्तर में बहुत भारी अंतर हो जाता है। कह रहा है कि यही कारण है कि जो बहुत सारी ऐसी विषमता आ जाती हैं खर्च करने में, और यही कारण है कि जो शिक्षा के अवसर हैं और जो शैक्षणिक उपलब्धियां हैं उनमें बहुत अंतर आ जाता है। अब देखिए, जो एक बिहार का बच्चा होगा और एक हिमाचल प्रदेश का जो बच्चा होगा, तो सबसे ज्यादा जिसे हम कहेंगे क्वालिटी पूर्ण बच्चा वो किसका होगा, या ह्यूमन कैपिटल की जो हम बात कर रहे हैं, मानव पूंजी की, वो सबसे अच्छा कौन बनेगा, बिहार का कि हिमाचल का? तो बच्चों, जाहिर सी बात है हिमाचल का, क्योंकि वहां की सरकार उस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है ताकि वो ह्यूमन कैपिटल बन सके, जबकि बिहार की सरकार वहां बहुत कम पैसा कर रही है। तो ये विषमताएं क्या करती हैं, आपके शिक्षा के अवसर को और शैक्षणिक उपलब्धियों को क्या करती हैं, बहुत भारी अंतर करती हैं। क्या करती हैं? बहुत भारी अंतर करती हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये सब चीज आपको, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया हो कि इनके बीच ऐसा क्या अंतर हो रहा है और कौन सी ऐसी आपकी चीजें हो रही हैं जिसके माध्यम से आपको ये अंतर आपको दिखाई दे रहा है। तो सभी बच्चों को आज के इस जो आपका चैप्टर है आपको पूरा ध्यान रखना है, फोकस करना है। ठीक है बच्चों? चलिए आगे बताता हूं। तो बच्चों देखिए, हमने इसमें जो बात करी, जो हमारी नई यूनिट आपकी शुरू हुई थी, इस यूनिट के अंदर हम यही देख रहे हैं कि सरकारी व्यय जो हो रहा है और साथ में जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद में आपका परसेंटेज में जो आपका खर्च होना है, तो अभी तो फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि सरकार जो आपका बजट या जो आपका पैसा जो आपके व्यय करती है किस पर, एजुकेशन पर, उस एजुकेशन के स्तर को हम लोगों ने आपका देखा कि सरकार की पहली प्राथमिकता क्या है कि हम जो स्कूली शिक्षा है उसको विशेष ध्यान दे रहे हैं, ना कि अभी इतना हायर एजुकेशन को, जबकि हमें दोनों क्षेत्रों को ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दूसरा, हमने ये भी देखा कि जो हमारा बजट आपका प्रतिवर्ष हर राज्य निकालते हैं उनके बीच आपस में काफी बहुत अंतर हो जाता है, और जिसके अंतर होने से तो जो हमें शिक्षा के अवसर या शैक्षणिक उपलब्धता मिलनी थी या जो चीजें हमें और अच्छे रूप में तकनीकी रूप में सीखनी थी, कहीं ना कहीं वो किसी एक राज्य के बच्चे से वंचित रह जाती हैं, जिसके राज्य का सरकारी शिक्षा पर व्यय बहुत कम होता है। जैसे हमने दो एग्जाम्पल लिए थे, एक हिमाचल प्रदेश का, दूसरा बिहार का, तो उनके बीच काफी अंतर था उस पैसे खर्च में, तो हमने उन अंतरों को भी देखा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और जितने भी हमारे पुराने आपने लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं आपने उनको घर जाके अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। और बच्चों, मैं आपसे फिर एक बार पुनः उम्मीद करता हूं कि आप घर जाकर अपना पूरी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपने सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप सभी से मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप चीजों को बार बार आप उन्हें रिवाइज कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी में पढ़ जाते हैं चीजों को, हमें इतनी अच्छी समझ नहीं आती। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि बोर्ड पर जहां मुझे लगता है ये बहुत आपका महत्वपूर्ण है, तो मैं उसको अंडरलाइन करते चलता हूं, ताकि आपको चीजें ध्यान रहे, आप कॉपी पेंसिल से वहां बैठकर लिख भी लें या आप उसको अंडरलाइन कर लें, ताकि जब भी आप इसके प्रश्न उत्तर करेंगे तो आपको इसके प्रश्न उत्तर बहुत आसानी से आपके हो जाएंगे बच्चों। तो आज के लिए बस बच्चों मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें मिलेंगे, और आप लोग सब बैठकर अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।